हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ी आयस में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने बंगाल के नवाबों के बारे में अध्ययन किया था। बंगाल के नवाबों में एक नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला के समय में प्लासी का युद्ध होता है। आज हम इसी प्लासी युद्ध के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो ये क्लासें हैं ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी क्लासें हैं, जिसमें हम स्टेट पीसीएस के तौर पे ले सकते हैं यूके पीएससी को, यानी उत्तराखंड पीएससी को, जिसका अभी मेंस का एग्जाम होना बाकी है, और यूपी पीएससी को, उत्तर प्रदेश पीसीएस को, और बिहार पीसीएस को, बीपीएससी, एमपी पीसीएस को, और हरियाणा पीसीएस और राजस्थान पीसीएस को हम इसमें ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें, जो ये क्लासें हैं ये प्री और मेंस ओरिएंटेड क्लासें हैं। इसका अर्थ यह है कि इस क्लास के माध्यम से प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। दोस्तों, आपको इस चैनल को प्लीज उन लोगों तक शेयर करना है जो स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्लासी युद्ध के बारे में। प्लासी युद्ध को समझने के लिए हमें इसके डायमेंशन को समझना होगा। अगर हम इस डायमेंशन के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं तो हमारा प्री हो या मेंस हो, कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है। प्लासी युद्ध से पहले कि हमें बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम युद्ध का कारण क्या रहा, ऐसे कौन से कारण थे जिससे कि प्लासी युद्ध की संभावना हुई और प्लासी का युद्ध हुआ, इसको भी हम समझेंगे। और प्लासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार क्यों हुई, इसको भी हम समझेंगे। क्यों क्लाइव की जीत हुई और नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। और इसके बाद इसके परिणाम क्या रहे, परिणामों में हम मुख्यतः राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक परिणामों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इसके बाद अंत में हम इसके निष्कर्ष को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। एक यहाँ से कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार की नींव यहाँ से रख ली थी। और ये कह सकते हैं कि भारत विजय की नींव कहाँ से होती है, प्लासी युद्ध से होती है। और एक 1857 में एक क्रांति होती है, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इन 100 वर्षों के काल में अंग्रेजों ने बहुत भारत की आर्थिक स्थिति को इतना कमजोर बना दिया था कि जब अंग्रेज जा रहे थे तो केवल 14% यहाँ पर क्या थी, साक्षरता दर थी। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 100 वर्षों में अंग्रेजों ने यहाँ पर किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था चलाई थी। ठीक है। इसीलिए एक इतिहासकार थे नवीन चंद्र सेन, उनके द्वारा लिखा गया था कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ कहाँ से, प्लासी युद्ध से। ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर प्लासी युद्ध से पहले की राजनीतिक परिस्थितियां बंगाल में कैसी थी। बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति को हम यहाँ पर समझते हैं। बंगाल उस समय क्या था, एक मुगल प्रांत था। बंगाल एक मुगल प्रांत था। ठीक है। बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह कुछ इस प्रकार से थी। बंगाल में एक सूबेदार का पद था और दूसरा पद था दीवान का। सूबेदार प्रांत का प्रमुख हुआ करता था, जो उस समय थे अजीमुसान। ठीक है। और अजीमुसान यह मुगल राजवंश से संबंधित था और यह प्रायः दिल्ली में ही रहा करता था। 1700 में औरंगजेब ने बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगा था। अब फर्रुखसियार उस समय मुगल सम्राट थे।
इन्होंने 1717 में फर्रुखसियार ने 1717 में अब मुर्शिद कुली खां को ही बंगाल का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। और मुर्शिद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार थे, क्योंकि मुर्शिद कुली खां के बाद वंशानुगत शासन की शुरुआत हो जाती है, जो नवाब के नाम से जाने जाते थे। जब मुर्शिद कुली खां की भी मृत्यु हो जाती है तो अलीवर्दी खां को बंगाल का शासक बना दिया गया। अलीवर्दी खां की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के शासक बनते हैं। जब सिराजुद्दौला बंगाल के शासक बनते हैं तो वहां पर उस समय जो बंगाल की गद्दी थी, नवाब की गद्दी थी, उसके अन्य दावेदार भी वहां पर थे, जैसे शौकत जंग थे जो पूर्णिया के सूबेदार थे, और वहीं पर एक घसीटी बेगम थी जो सिराजुद्दौला की मौसी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल छा रहा था और बंगाल अब धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण में आ रहा था और ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल हो रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्रांस से युद्ध की संभावना का एक बहाना बनाया और सैनिक किलाबंदी आरंभ कर दी थी। सैनिक किलाबंदी आरंभ की, कलकत्ता यानी फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों ने सैनिक किलाबंदी आरंभ कर दी थी और जो नवाब के प्रतिद्वंदी थे उनको अपने साथ मिला लिया था। अब जब सिराजुद्दौला ने देखा कि सैनिक किलाबंदी हो रही है तो उन्होंने क्या किया, 1756 में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम और शौकत जंग को पराजित किया और कलकत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस समय एक ब्लैक होल की घटना होती है। कौन सी घटना? ब्लैक होल की। ब्लैक होल की घटना होती है, ब्लैक होल कांड भी कहा जाता है इसे। इसकी घटना होती है। ब्लैक होल कांड क्या है? इसमें कहा जाता है कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे, इन्होंने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है, जिसमें अगली सुबह देखा तो केवल 23 लोग जिंदा थे। इसमें से एक थे हॉलवेल। कौन थे? हॉलवेल। हॉलवेल थे जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने इस घटना को ब्लैक होल कांड का नाम दिया था और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि ब्लैक होल कांड किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? यह था सिराजुद्दौला के काल में। और इसकी घटना का उल्लेख किसने किया था? ब्लैक होल कांड की घटना का उल्लेख किसने किया था? आंसर होगा हॉलवेल ने। ठीक है, जब ये ब्लैक होल कांड का उल्लेख किया तो इसके बाद नवाब को पराजित करने के लिए मद्रास से क्लाइव को बुला दिया गया था और क्लाइव ने क्या किया था? 1757 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। इसके बाद एक अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि हुई तो इसके प्रावधान बने कि अब अंग्रेज बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकेंगे और अपने सिक्के ढाल सकेंगे और कलकत्ता की किलेबंदी का भी अधिकार अब अंग्रेजों को मिल गया था। ये अपमानजनक संधि अब किसको करनी पड़ी थी? सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ करनी पड़ी थी। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर एक चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती थी। ठीक है, वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, इस पे कब्जा कर लिया था, जिससे सिराजुद्दौला नाराज हुआ और एक प्लासी युद्ध की यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार हुई। प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ। ठीक है, प्लासी युद्ध किसके मध्य हुआ? एक नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वह था क्लाइव। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित होते हैं, और वहीं पर जो क्लाइव था वो उसकी क्या होती है? विजय। ठीक है, क्लाइव यानी अंग्रेज यहाँ पर विजयी रहे। अब इसके बाद हम समझेंगे कि
प्लासी युद्ध का कारण क्या था, कि प्लासी युद्ध क्यों हुआ, इसके हम कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। प्लासी युद्ध के कारणों को हम इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें पहला कारण है नवाब पर अलीनगर संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया अंग्रेजों ने। अलीनगर की संधि में कहा गया था कि अंग्रेजों को बंगाल में सैनिक किलाबंदी करने दिया जाएगा और सिक्के ढालने की अनुमति भी अब अंग्रेजों को मिल गई थी। लेकिन अलीनगर की संधि का उल्लंघन नवाब के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि वास्तव में अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया था अंग्रेजों ने, क्योंकि जो चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती थी, ठीक है, फ्रांसीसी बस्ती थी, उस पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने आक्रमण किया और इस चंद्रनगर पर आक्रमण करके इस बस्ती को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। जिससे क्या हुआ, जिससे नवाब सिराजुद्दौला नाराज हुआ और युद्ध की संभावना वहां पर बनी। दूसरे कारण में हम देखें अगर, तो नवाब के जो विरोधी थे, जैसे शौकत जंग हो गया, घसीटी बेगम हो गई, जो नवाब सिराजुद्दौला की मौसी थी, उनको अंग्रेजों ने अपने शरण में ले लिया, यानी उनको प्रश्रय दिया। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाएगा और अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि 1717 में फर्रुख सियार ने एक शाही फरमान अंग्रेजों को भेंट किया था, जो दस्तक या पास के नाम से भी जाना जाता था। इसका उपयोग करके अंग्रेज बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों द्वारा इस दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा था। वह इस माध्यम से कर रहे थे, जैसे बंगाल में कोई व्यापार कर रहा है व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति व्यापार करने आया, उसको इस दस्तक को बेचा जा रहा था और इसके बाद अंग्रेजों को इससे क्या होता था, आर्थिक मुनाफा होता था। और जो व्यापारी हुआ करता था, वह भी बिना टैक्स दिए बंगाल में अब व्यापार कर रहा था। इससे बंगाल की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी, क्योंकि राजस्व की प्राप्ति बंगाल में नहीं हो पा रही थी। इससे नवाब सिराजुद्दौला नाराज होता है और एक युद्ध की संभावना यहां से बनती है। और बंगाल पर अंग्रेजों की जो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा थी, वह भी इसका एक कारण बनता है। क्योंकि अंग्रेज बंगाल में एक ऐसे शासक को बैठाना चाह रहे थे जो उनके हाथ की कठपुतली हो, यानी जिसके माध्यम से वह बंगाल में शासन चलाना चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने मीर जाफर को अपनी हाथों का कठपुतली बनाया था। अंग्रेजों द्वारा अब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में जो सिराजुद्दौला का मीर बख्शी था, जो मीर जाफर के नाम से जाना जाता था, उसके साथ अंग्रेजों ने एक गुप्त समझौता किया। इस गुप्त समझौते में अंग्रेजों ने मीर जाफर को कहा था कि अगर युद्ध होगा तो आप अपनी सेना लेके वहां से चले जाएंगे और मीर जाफर वहां से चले जाएगा और सिराजुद्दौला जो नवाब था वह वहां पर अकेला रह जाएगा। ठीक है। इसी के साथ अंग्रेजों ने सेनापति रायदुर्लभ को और जगत सेठ को, जो बैंकर था, और व्यापारी अमीन चंद्र को भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया था। अब प्लासी के मैदान में क्या हुआ कि नवाब के अधिकारियों के द्वारा ही विश्वासघात नवाब के साथ किया जा रहा था, जिससे कि नवाब पराजित होते हैं और अंग्रेज यहां पर विजयी रहते हैं। जो ये प्लासी का युद्ध था, यह पूरे षड्यंत्र के माध्यम से जीता गया एक युद्ध था। षड्यंत्र के माध्यम से षड्यंत्र किया जा रहा था यहां पर। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने इस प्लासी युद्ध को जीता था। इसलिए इस प्लासी के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध नहीं माना जाता है। अब जब 1764 में एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, इसको हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। इस बक्सर के युद्ध को
निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? निर्णायक युद्ध। क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने न सिर्फ बंगाल के नवाब को बल्कि अवध के नवाब को, यहां तक कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी पराजित कर दिया था। यहां पर बिना षड्यंत्र के इतनी बड़ी शक्तियों को पराजित किया और इसी के साथ यहां पर बंगाल में क्या हुआ? आर्थिक लूट की शुरुआत होती है और धीरे धीरे यह 1857 की क्रांति जैसी एक घटना यहां पर घटित होती है। अब हम समझेंगे कि नवाब की हार के क्या कारण थे, यानी ऐसे कौन से कारण रहे जिससे नवाब पराजित हुआ, इसको हम समझते हैं। अब प्लासी युद्ध में नवाब की हार का प्रमुख कारण था नवाब का स्वयं का व्यक्तित्व। मीर जाफर की गतिविधियों के देखते हुए भी नवाब सिराजुद्दौला ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और अपनी सेना का कभी भी अवलोकन नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि उसकी सेना में कुशल सेनापति नहीं थे। नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात मीर जाफर तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा किया जाना उसका हार का कारण बना। केवल 2 अधिकारी मीर मदान और मोहनलाल मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है, मोहनलाल ने वफादारी निभाई थी। केवल 2 अधिकारी सिराजुद्दौला के साथ वफादारी निभा रहे थे और सभी ने, मीर जाफर हो चाहे अन्य अधिकारी हो, सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। नवाब की सैन्य जो रणनीति थी वह कमजोर थी, क्योंकि उसने पूर्व नियोजन की कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की थी। वह युद्ध में घटिया अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध लड़ रहा था और भीड़तंत्री स्वरूप के साथ वह युद्ध लड़ रहा था। युद्ध में नवाब के द्वारा हाथियों का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि हाथियों को युद्ध में लड़ने के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी और वहां बंगाल की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी और हाथी जो थे वह युद्ध में लड़ने में सफल नहीं हो पा रहे थे। यह भी इसका एक कारण है और क्लाइव की जो नीति निपुणता थी वह नवाब को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि क्लाइव को पॉलिसी मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसने पहले ही एक पॉलिसी बनाई थी कि किसके साथ युद्ध करना है और कहां पर युद्ध करना है और नवाब के किन अधिकारियों को युद्ध में शामिल करना है। ये तमाम ऐसी गतिविधियां और ऐसे निर्णय थे जो नवाब को हार तक ले गई और अंग्रेजों को प्लासी युद्ध में विजयी बनाया। अब हम प्लासी युद्ध के महत्व और परिणाम को देखेंगे। इनको हम 3 आधारों पर देख सकते हैं। एक है आपका राजनीतिक परिणाम, सैनिक परिणाम और आर्थिक परिणाम। कौन कौन से? राजनीतिक परिणाम, सैनिक परिणाम और आर्थिक परिणामों के माध्यम से हम प्लासी युद्ध का महत्व को जान सकते हैं। प्लासी युद्ध के राजनीतिक परिणाम क्या थे उनको हम देखते हैं। इससे क्या हुआ? अंग्रेजों की प्लासी विजय से बंगाल में एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। दूसरे परिणाम में बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, क्योंकि अब कोई भी यूरोपीय शक्ति यहां पर अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए नहीं थी। अंग्रेज अब बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे और मीर जाफर अब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नवाब बन गया था, ठीक है। बंगाल के नवाब से अंग्रेजों ने 24 परगना की जमींदारी प्राप्त की व समय समय पर नजराना प्राप्त किया। इससे क्या हुआ? इससे बंगाल की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर होने लगी थी। बंगाल से प्राप्त आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए भारत के अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत प्लासी युद्ध से हुई। अब मुगल साम्राज्य की दुर्बलता स्पष्ट होने लगी थी, क्योंकि यहां पर मुगल साम्राज्य अब अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा था। एक विदेशी शक्ति द्वारा बंगाल में हस्तक्षेप कर उसके सूबेदार को हटाया गया और मुगल बादशाह कुछ नहीं कर पाया।
प्लासी विजय से बंगाल में अन्य यूरोपीय शक्तियों की चुनौतियां अब समाप्त हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन आया। केवल एक व्यापारिक कंपनी न रहकर अब यह राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभरने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी युद्ध के बाद सैनिक दृष्टि से किस प्रकार के परिणाम रहे, उनको हम देखते हैं। प्लासी युद्ध के बाद भारतीय सेना का भीड़तंत्री स्वरूप उजागर हुआ। इससे भारतीयों की प्रशासन व सैन्य कमजोरी अंग्रेजों के समक्ष उजागर हुई और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाना शुरू किया। प्लासी विजय से अंग्रेजों को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति हुई। ऐसी खनिजों की प्राप्ति हुई जिससे बारूद निर्माण में उनको सहायता मिली और बारूद निर्माण से उनकी तोपखाने की शक्ति बढ़ी। युद्ध की दृष्टि से प्लासी का सैनिक महत्व कम रहा, क्योंकि इस युद्ध में वास्तविक सैन्य शक्ति का परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि यह युद्ध षड्यंत्र के माध्यम से जीता गया युद्ध था। इसलिए के.एम. पडिक्कर के द्वारा लिखा भी गया कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी स्वार्थी लोगों ने अपना देश अंग्रेजों को बेच दिया। ये सैनिक दृष्टि से परिणाम रहे। अब हम पढ़ेंगे कि आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार के परिणाम प्लासी युद्ध के बाद उजागर हुए। प्लासी युद्ध का आर्थिक महत्व क्या रहा, उसको हम इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। प्लासी विजय के साथ ही बंगाल की लूट प्रारंभ हो जाती है और इस लूट के भागीदार केवल अंग्रेज होते हैं, क्योंकि अब बंगाल में ऐसी कोई भी विदेशी शक्ति या यूरोपीय शक्ति मौजूद नहीं थी जो अंग्रेजों को यहाँ पर चुनौती दे सकती थी। बंगाल के नवाबों के द्वारा समय समय पर भारी धनराशि अंग्रेजों को प्रदान की जा रही थी, जैसे 24 परगना का क्षेत्र मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को दिया गया। इसके साथ ही उसने भारी मात्रा में धनराशि भी प्रदान की। ऐसे ही मीर कासिम के द्वारा वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दी गई और साथ में भारी मात्रा में धनराशि भी अंग्रेजों को दी गई। अब अंग्रेजों को बंगाल में कर से मुक्ति मिल गई। अब बिना किसी दस्तक के अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर सकते थे। बंगाल के संसाधनों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण अब अंग्रेजों का रहा। अंग्रेज यहाँ पर एजेंट के माध्यम से कम कीमत पर वस्तु को खरीदते थे और वहीं यूरोप में जाकर अधिक मूल्य पर उन वस्तुओं को बेच दिया करते थे, जिससे अंग्रेजों को आर्थिक लाभ हो रहा था। ये बंगाल में जब प्लासी युद्ध होता है तो यहाँ से औपनिवेशीकरण प्रारंभ हो जाता है। भारत का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हो जाता है प्लासी युद्ध के बाद। औपनिवेशीकरण को समझने के लिए हमें उपनिवेशवाद को समझना होगा। उपनिवेशवाद यहाँ पर एक मातृ देश होता है और एक उपनिवेश होता है। ब्रिटेन और भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना, उपनिवेश यानी गुलाम, और यह है औपनिवेशिक शक्ति। औपनिवेशिक शक्ति, ठीक है, इसको मातृदेश भी बोला जाता है, मातृदेश। अब जो यहाँ उपनिवेश देश में क्या होता है कि यहाँ औपनिवेशिक नीतियां लागू होती हैं। औपनिवेशिक नीतियां लागू होती हैं। इन नीतियों में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियां औपनिवेशिक शक्ति यानी मातृदेश तय करता है, जिसमें इसके हित प्रधान होते हैं। हित प्रधान, क्योंकि यहाँ मातृदेश के द्वारा
जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ उसे प्राप्त हो। क्या होगा? आर्थिक लाभ। इसलिए कहा जाता है कि प्लासी युद्ध से औपनिवेशीकरण प्रारंभ होता है, क्योंकि इसका आर्थिक लाभ इस ब्रिटेन यानी औपनिवेशिक शक्ति, जिसको मातृदेश बोला जाता है, जो उपनिवेश का जिसका कोई उपनिवेश होता है, उस देश को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। और नए युग की शुरुआत मानी जाती है यहाँ से एक भारतीय दासता का युग। यहाँ से भारतीय दासता का युग शुरू हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि अब भारत धीरे धीरे गुलाम हो रहा है। किसका? अंग्रेजों का। प्लासी युद्ध का निष्कर्ष। प्लासी युद्ध के निष्कर्ष को हम इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया, जिससे भारतीय राजनीति की दुर्बलता उजागर हुई और ब्रिटिश कंपनी राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करने लगी थी। और प्लासी युद्ध से यह निर्णय नहीं हुआ था कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन होगा, क्योंकि प्लासी का युद्ध षड्यंत्र के माध्यम से लड़ा गया था। और इस प्रकार बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होना अभी तय था। जो संघर्ष होता है वह 1764 को बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि बक्सर युद्ध के बीज प्लासी युद्ध में ही छिपे हुए थे। बक्सर युद्ध के बीज प्लासी युद्ध में ही छिपे हुए थे। अब कुछ इतिहासकारों ने प्लासी युद्ध के बारे में लिखा है कि जिसमें नवीन चंद्र सेन जी लिखते हैं कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ प्लासी युद्ध से। के.एम. पडिक्कर लिखते हैं कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी स्वार्थी लोगों ने अपना देश अंग्रेजों को बेच दिया था। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्लासी युद्ध क्या है और इसके सभी डायमेंशंस को हमने देखा है। आप अगर इन डायमेंशंस के हिसाब से अगर अपनी तैयारी करते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ये कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है हमने प्लासी युद्ध का। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।